पूरा टेस्ट पूरा सीरीज खिला के उसके बाद चेंजेस करनी चाहिए थी, आप बताएं। होना तो यही चाहिए था प्रैक्टिकली कि दैट पाकिस्तान शुड हैव लेट बाबर, नसीम, इवन शाहीन शाह गिव देम 3 टेस्ट मैचेस, उसके बाद फैसला करना चाहिए था। अभी मैं आपको लिटरली ये बात बता सकता हूँ कि उन्होंने सिलेक्शन नहीं की, गुस्सा निकाला है, लिटरली गुस्सा निकाला है, और ये गलत तरीके का गुस्सा निकाला, ये इस तरह करना नहीं चाहिए था उनको। तो यार ज़्यादती की है बाबर के साथ, देखिए गुस्सा निकालने के और तरीके भी थे, ठीक है आप कह रहे हैं, और मुझे पता है किसने किया होगा, हाँ वो ज़्यादती की है, आपने ज़रूर निकाले उसको। और ये तो मैंने पहले भी कह चुका था प्रोग्राम में, मतलब आज से साल पहले भी मैं कह चुका था कि बाबर को कप्तानी के बाद जगह रिटेन करना मुश्किल हो जाएगी, और अब सबसे ज़्यादा प्रेशर उस पर ये होगा कि वनडे में। एक तो आकिब भाई के ज़ाहिर है हमने ये सारी मेंटरशिप देखी है विद लाहौर कलंदर्स एज वेल, बट व्हेन यू से कि अजहर अली का करियर ख़त्म हुआ था बाबर आजम की ज़ेर क़यादत और अब उनके आते ही वो जा रहे हैं, तो फिर इसमें ऐसा लगता है कोई साजिश की बू है, पर्सनल कोई वेंडेटा स्कोर है जो सेटल किया जा रहा है। बाबर आजम अगर टीम से बाहर हुआ है तो उसमें नाकिब जावेद का कसूर है, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है सिवाय उनके अपने। अच्छा हाँ, उनके अपने। तो बात दरअसल ये है कि अब बाबर आजम जो थे उनके हवाले से मुख्तलिफ अंदाज में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी ये वक्त का ये टाइम नहीं था, तो उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए था। अगर उनको खिला लेते तो कहते यार और कितना खिलाएंगे, इनको आराम देना चाहिए था। आप क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटल एक प्री प्लान हुआ है बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए, उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि ये तरीकेकार नहीं था। किसी भी ऐसे प्लेयर को, जो भी प्लेयर अपनी टीम के अंदर एक लेवल रखता हो, उसको ड्रॉप करने का ये तरीकेकार नहीं होता। एक नॉर्मल प्लेयर होता है ना, आप उसको किसी सीरीज में भी बिठा देते हैं, छोटी सीरीज में या बड़ी सीरीज में कहीं भी बिठा देते हैं, लेकिन जिसकी एक रेपुटेशन होती है उसके साथ ये सलूक नहीं किया जाता। अब मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि 18 इनिंग्स हो गई तो वो तो रेस्ट होना जो बनता है या ड्रॉप होना बनता है, और ये जो रेस्ट का नाम है ना, ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये प्री प्लान हुआ है, इसको ड्रॉप किया गया है। मुझे जिस तरह से निकाला जाता है वो गलत होता है, ड्रॉप किया जाता है, फिर बाद में बोलते हैं हमने रिलीज कर दिया, सरफराज को रिलीज कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज हुई है। 2 पाकिस्तान के जिन्होंने ज्यादा कैप्टनसी की है, सरफराज या बाबर, आपने उनको मतलब रिलीज कर दिया या ड्रॉप कर दिया। 2 कैप्टन आपके पड़े थे, तो इसमें तरीकाकार आपका हो सकता है कि आप ठीक है अपनी जगह पे, वो सब मान रहे हैं इस बात को, लेकिन तरीकाकार गलत होता है कि किसी को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाती है। और हमारे यहाँ जितने भी स्टार रहे हैं उनको बाद में इसी तरह से ड्रॉप करके बोल देते हैं हमने रिलीज कर दिया। उन्होंने बोला कि ये बाबर, शाहीन, नसीम, इन बेचारों का क्या कसूर है जो पाकिस्तान टीम इतना बुरा खेल रही है। ये किसने कहा है? नासिर हुसैन ने। उन्होंने बोला पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि इन खिलाड़ियों की तो गलती नहीं बेचारों की। उन्होंने बोला कि 26-27 सिलेक्टर पिछले 1-1.5-2 सालों में आपने चेंज किए हैं, 26-27 सिलेक्टर। उन्होंने बोला दुनिया का कोई एक बोर्ड बताएं जहां पर इतनी शिफ्ट होती हो और वो टीम अच्छी खेल रही है। उन्होंने बोला आप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़ें, कोई और कॉर्पोरेट ले लें, ऑर्गेनाइजेशन ले लें, कोई भी ले लें जिसमें इतनी चेंज आती हो, स्विफ्ट चेंज आ रही हो, वो कब तरक्की कर सकता है? एक बात बताएं, सेकंड टेस्ट मैच के लिए जो टीम अनाउंस हो रही है, पूरा मोहल्ला बैठा हुआ वहां क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो क्यों बैठा हुआ है? क्या काम है मेंटोर्स का? ठीक है, मेंटोर्स का क्या काम है? वो डायरेक्टर जो बैठे हुए वहां पे क्रिकेट बोर्ड के एनसीए, उनका क्या काम है वहां पे? वो क्या कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान टीम अनाउंस कर? पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच पहले रोज़ का इख्तिताम हो गया। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस ने आखिरकार नाकदीन को मुंह बोलता जवाब दे दिया। कामरान गुलाम, जिनको काफ़ी अरसे से इसलिए बिठाया जा रहा था कि टीम में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम खेल रहे थे, लेकिन बाबर आजम की हालिया ख़राब परफॉर्मेंस के बाद जब कामरान गुलाम को मुल्तान की फटा विकेट पे मौका दिया गया तो उन्होंने इस मौके को पूरा यूटिलाइज़ किया और अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी दाग दी। इस तरह वो डेब्यू मैच में सेंचुरी दागने वाले पाकिस्तान के 13वें बैट्समैन बन गए। कामरान गुलाम ने जिस टेक्निक के साथ, जिस परफॉर्मेंस के साथ बैटिंग की, वो इस बात का सबूत है कि अगर डोमेस्टिक के परफॉर्मर को मौका दिया जाएगा वो इसी तरह से टीम का मुरालब करते रहेंगे। जब कामरान गुलाम बैटिंग करने के लिए आए तो 19 रन पर 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे, जिसमें अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद एक दफ़ा फिर नाकाम रहे और वापस लौट गए। वहां से कामरान गुलाम और साइम अयूब ने टीम की डूबती हुई नैया को पार लगाया और वहां से टीम को पुश किया, जहां से फिर टीम ने अपना एक कॉम्बिनेशन पिया, एक स्टार्टअप पकड़ा और कामरान गुलाम फिर उस स्टार्ट को लेकर चलते रहे। बाद में शान मसूद आउट हुए तो उसके बाद कुछ देर साउथ शकील, फिर रिजवान और फिर एंड पे आगा ने उनका साथ दिया और इस तरह उन्होंने अपनी कैरियर पे अपने पहले टेस्ट मैच की पहले रोज़ पहली इनिंग में सेंचुरी दाग दी। कामरान गुलाम की ये परफॉर्मेंस इस बात का सबूत है कि अगर डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट दी जाएगी तो इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे।
बाकी आप हमारे चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सके। मजीद आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम आपके ख्यालात को इज्जत देते हैं। मौजूद नहीं था इन तब्दीलियों के अलावा। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तब्दीलियां करता इस सीरीज से पहले, लेकिन हुआ ये कि हम जो अमेरिका में वर्ल्ड कप में शर्मनाक शिकस्त से दोचार हुए, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ हम नाकामी के मुतामिल हो नहीं सकते थे, इसलिए हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी अपने ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों को मौका दिया। वहां पर भी हाथ कुछ नहीं आया, हाथ खाली रह गए। फिर हमने सोचा कि यार हम मुल्तान में एक बैटिंग पिच बनाकर जो है वो इंग्लैंड को घेरने की कोशिश करते हैं। वहां पर भी आपके सामने नतीजा नहीं बदला, लेकिन फिर क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को बदला और मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे थे कि सर्जरी के लिए उनके पास टूल्स नहीं, तो अब उनके पास टूल्स आ गए हैं आकिब जावेद और अजहर अली की शक्ल में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अजहर अली उनका करियर बाबर आजम की अंडर कैप्टनसी खत्म हुआ था और अब बाबर आजम जो है अजहर अली के आते ही टीम से बाहर हो गए हैं। आकिब जावेद की जहां तक बात है वो हमेशा नित नई तब्दीलियों के हवाले से जो है वो तैयार रहते हैं और इस वक्त जो आप 3 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, जाहिद महमूद, साजिद खान और उनके साथ जो है वो नोमान अली, देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये इस वक्त वक्त की जरूरत है और आपने इस अच्छा व्हेन यू से ना पूरी प्लानिंग हुई है कि यार इसको ड्रॉप करो भाई, किसी तरीके से ये ड्रॉप नहीं हो पा रहा। वो सिर्फ टेस्ट मैच के लिए टीम नहीं, उसके लिए नहीं हो रहा था। तनवीर साहब आपने कहा कि प्लानिंग जो है वो हुई है, तो ये कौन कर रहा है प्लानिंग, इसका कौन है मास्टरमाइंड? मुझे एक चीज बताएं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, आकिब जावेद साहब ने तो कभी भी सिलेक्शन कमेटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो हमेशा कहते थे कि जी मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनना चाहता हूँ। मेरी भी उनसे कितनी दफा बातचीत हुई है, मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ है। मैं भी उनसे पूछता था, मैं भी उनसे ये कहता था कि भाई आप पाकिस्तान टीम की तरफ क्यों नहीं आते, आप लाहौर कलंदर की तरफ काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो मुझे यही कहते थे कि यार अगर मैं आऊंगा तो हेड कोच आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि यार हेड कोच आऊं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान टीम में डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा काम किया। तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि वो सिलेक्शन कमेटी में क्यों आ गए हैं, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। उसके बाद अगर 15-20 साल उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में लगाए हैं तो मुझे नहीं लगता उनको सिलेक्शन कमेटी में आना चाहिए था। उसके बाद अगर अलीम डार साहब आए, किसी भी मीडिया के बंदे ने, चाहे वो रिपोर्टर, चाहे जर्नलिस्ट, चाहे किसी भी शहर से ताल्लुक रखता हो, किसी ने ये सवाल उठाया है कि यार अलीम डार क्यों आया? किसी ने सवाल उठाया है? आपसे ज्यादा, हमारे लोगों से ज्यादा बाहर के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई एक अंपायर सिलेक्शन कमेटी में आके बैठ गया है, उसके बाद ये चीमा साहब सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए। भाई क्यों बैठे हुए? ये लोग अब सारे मिलके, जिनका कोई क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, ये सारे मिलके बाबर आजम का जो है फ्यूचर तय करेंगे कि भाई बाबर आजम टीम में होगा या नहीं होगा। वे भी नहीं कर सकता। और आप अभी जो चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, इनका टाइम पीरियड पे देख लें, ये 5-6 माह हुए हैं इनको, 3 बार कोचेस बदल गए, 3 बार कप्तान बदले, 4 बार सिलेक्शन कमेटी बदली है, यानी हर महीने नवा। मुझे बाजू का ऐसा वहम सा डर लगता है कि खुदा ना खासा कहीं पर कोई पूरे प्लानिंग के साथ क्रिकेट को खुद खराब तो नहीं कर रहा। यकीन माने मुझे बाज का डर लगता है ये सोच के, यार ये कोई जी शऊर बंदा इस तरह के काम नहीं कर सकता जो पाकिस्तान कर रहा है अपने साथ ही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हर महीने 1.5 महीने बाद चेंज आ रही है, हर महीने 1.5 महीने बाद चेंज आ रही है। अजीब मजाक। और अब जो नया मजाक है, सिलेक्शन कमेटी 11 रुकनी है पाकिस्तान की, यार 11 रुकनी, सबको पैसे मिल रहे हैं और वो चुप चुप इतने ठीक है इनू रख लो। एक टेस्ट मैच पहले टीम अनाउंस होती है, फिर दूसरे टेस्ट मैच में 8 चेंज आ जाती हैं, ये आपकी पॉलिसी है। उन्होंने बोला ये बाबर नसीम शिनकल से आप कब हारे हैं? ये नासिर हुसैन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, माजा गमा नथु कोई भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि इनकी वजह से कब हारे हैं हम। उन्होंने बोला कि कितना अजीब बात है कि आप 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रहे हैं, आपने 1 टेस्ट मैच हारे हैं और आप अपने की प्लेयर को बिठा रहे हैं बाहर। उन्होंने बोला कि ये बेहतर था कि आप इस 3 टेस्ट मैचेस से पहले बाबर से बात कर लेते, उनको बता देते कि आप या तो रेस्ट दे रहे हैं या उनको खिला रहे हैं। ये क्या कि 1 टेस्ट हारे आपने उठाकर बाहर फेंक दिया उनको। लेकिन मुहज़्ज़ब बोर्ड्स में और जहाँ पर इंसानियत होती है या जहाँ पर थोड़ा सा रख रखाव होता है, वहाँ पर इसको बेइज्जती समझी जाती है, जो नसीम, शहीन और बाबर के साथ की गई है कि आप अपने 3 की प्लेयर उनको उड़ा कर रख दिया उनको आपने। वो अलग बात है कि शहीन ने ट्वीट की, उन्होंने बोला जी सिलेक्टर का फैसला हम मनोन तस्लीम करते हैं, अच्छा है हमें भी रेस्ट मिल जाएगा, जो नए आ रहे हैं उनको भी चांस मिल जाएगा। ये तो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी बेचारों की कि वो बोल नहीं सकते क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। और